हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 ग्रेविटेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज थ्रस्ट एंड प्रेशर। सो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ कैमल कैन रन इन अ डेजर्ट इजीली? Why an army tank weighing more than 1,000 tons rests upon a continuous chain? Why a truck or a motor bus has much wider tires? Why cutting tools have sharp edges? इन questions को explain करते हुए हम इस topic को समझेंगे. So in order to address these questions and understand the phenomena involved, it helps to introduce the concepts जो इसके पीछे हैं. concept जो हैं basically of the net force in the particular direction उसको हम thrust कहते हैं. और जो force per unit लगता है, force लगता है किसी भी object के ऊपर, तो उसको हम pressure बोलते हैं. Let us try to understand the meanings of thrust and pressure by considering the following situations. तो हमारे पास एक situation है. आपने क्या करना है, आप एक पोस्टर लगा रहे हो दीवार के ऊपर या किसी भी बुलेटिन बोर्ड के ऊपर आप पोस्टर लगाना चाहते हो. सो आपको उसको लगाने के लिए आपको ड्राइंग पेन्स को प्रेस करना होगा थंब से, ताकि वो उसके अंदर फिट हो जाए और वो अच्छे से अप्लाई हो जाए. सो यू अप्लाई अ फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द एरिया ऑफ द हेड ऑफ द पेन. तो आप फोर्स अप्लाई करोगे और जो ये फोर्स होगा, ये फोर्स डायरेक्ट होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया ऑफ द बोर्ड. जो फोर्स एक्ट हुआ है स्मॉलर एरिया ऑफ द टिप ऑफ द पेन. ठीक है, जैसे यहाँ पे एक बच्चा बुलेटिन बोर्ड पे एक पोस्टर लगाने की कोशिश कर रहा है और थंब से उसके ऊपर फोर्स को अप्लाई करता है. सिचुएशन 2 में क्या है, आप लूज सैंड के ऊपर खड़े हुए हो. योर फीट गो डीप इनटू द सैंड. आपके जो पैर हैं वो डीप इनटू द सैंड चले जाते हैं. एंड नाउ लाई डाउन ऑन द सैंड. यू विल फाइंड कि योर बॉडी विल नॉट गो दैट डीप इन द सैंड. आप देखोगे कि जितने आपके पैर डीप गए थे सैंड के अंदर, उतनी आपकी बॉडी नहीं जा रही होती है. सो इन दोनों केसेस में हम देखते हैं कि जो फोर्स एक्सर्ट हुआ ऑन द सैंड इज द वेट ऑफ योर बॉडी. वो वेट ऑफ योर बॉडी से एक्सर्ट हुआ प्रेशर था. सो यू हैव लर्न दैट वेट इज द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. जो वेट हमारा लग रहा होता है, फोर्स जो अप्लाई हो रहा होता है. सो हियर इज अ फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द सैंड. मीन्स जैसे ये सरफेस का जो सरफेस था सैंड का, और उस पे हमारी बॉडी अप्लाई हो रहा था फोर्स, वो था परपेंडिकुलर. मीन्स 90 डिग्री का एंगल वहां पे बन रहा था. सो फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब कोई फोर्स लगता है और उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, यानी कि परपेंडिकुलर होगा, तो उसको हम कहते हैं थ्रस्ट. क्या कहते हैं? थ्रस्ट. ये आपको याद रखना है. व्हेन यू स्टैंड ऑन लूज सैंड, द फोर्स दैट इज वेट ऑफ योर बॉडी इज एक्टिंग ऑन एन एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ योर फीट. जब भी आप लूज सैंड पे खड़े हुए थे सिचुएशन नंबर 2 के अंदर, तो फोर्स क्या था? वही था जो हमारी वेट, हमारी बॉडी का वेट है, वो एक्ट हो रहा है उस एरिया पे जो कि हमारे फीट के एरिया के इक्वल है. और व्हेन यू लाई डाउन, वो जो सेम फोर्स है वो उसी एरिया पे एक्ट हो रहा है ऑन equal area to the contact area of your whole body, जो कि larger है than the area of your feet. So thus the effect of forces of the same magnitude different areas पे different होंगे. In above cases में thrust same है but effects are different. लेकिन effect different है. Therefore the effect of thrust depends on the area on which it acts. अब effect of thrust on sand is larger while standing than while lying. इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट कब लार्जर होगा? जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे, यानी कि जब हम खड़े होंगे. द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. जब भी यूनिट एरिया पे थ्रस्ट लग रहा होगा, अप्लाई हो रहा होगा, तो उसको हम कहते हैं प्रेशर. सो प्रेशर का यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है, दैट is pressure is equals to thrust divided by area. Substitute करेंगे the SI unit of thrust and area in this equation and we get the SI unit of pressure as Newton per meter square. So in honor of the scientist Blaise Pascal, SI unit of pressure को हम पास्कल भी डिनोट कर सकते हैं, जिसको PA से रिप्रेजेंट किया जाता है. अब इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. आपके पास एक ब्लॉक ऑफ वुड है जो कि टेबल टॉप के ऊपर रखा हुआ है. मास ऑफ वुडन ब्लॉक है 5 kg और उसकी डायमेंशंस कुछ इस तरह है, 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू
10 सेंटीमीटर मीन्स आपके पास लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है जो कि एग्जर्ट हुआ है बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप। अगर उसको हम लाई करेंगे टेबल टॉप पे, जब उसकी डायमेंशंस इतनी होगी और सेकंड सिचुएशन में इतनी होगी, तो आपको दोनों के सॉल्यूशंस निकालने हैं। सो आपके पास ये एक ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है जब हम उसको खड़े वाली स्टैंडिंग पोजीशन में रखेंगे और सेकंड पोजीशन में हमने उसको लाई डाउन कर दिया है, लेटा दिया है। सो सेकंड पोजीशन में क्या होगा उसका आंसर आपको निकालना है। सो मास ऑफ वुडन ब्लॉक कितना है 5 kg, डायमेंशंस कितनी है 40 इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। सो वेट कितना होगा, वेट कितना होगा ये हमें फोर्स इंटू एम इज इक्वल्स टू एम इंटू जी से पता करना है। तो जी कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 49 न्यूटन आपका फोर्स आ जाएगा। एरिया ऑफ साइड कितना है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको मीटर स्क्वायर के अंदर कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। फिर बाद में प्रेशर की जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे, बाद में हमारे पास प्रेशर आ गया। जब ब्लॉक को हमने लाई किया है इन द साइड ऑफ डायमेंशंस 14 टू 20 सेंटीमीटर, तो वो सेम थ्रस्ट एग्जर्ट करेगा। सो एरिया कितना आएगा 0.08 मीटर पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, और प्रेशर को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका प्रेशर आ जाएगा। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ जाएंगे इसमें। सो सेम फोर्स एक्ट हुआ है स्मॉलर एरिया पे जो कि लार्जर प्रेशर से एग्जर्ट हुआ, और स्मॉलर प्रेशर हुआ लार्जर एरिया पे। सो दिस इज द रीजन कि जो नेल्स होती हैं उनकी पॉइंटेड टिप होती है, नाइव्स के शार्प एजेस होते हैं और बिल्डिंग्स की वाइड फाउंडेशंस होती हैं। अब है प्रेशर इन फ्लूइड्स। सभी लिक्विड्स, गैसेस, फ्लूइड्स होते हैं। जब सॉलिड एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑन अ सरफेस ड्यू टू इट्स वेट, सिमिलरली फ्लूइड्स का भी एक वेट होता है और वो भी एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द बेस एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर जिसमें वो एनक्लोज्ड रहती हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, अब हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज बुयांसी। सो हैव यू एवर हैड अ स्विम इन अ पूल एंड फेल्ट लाइटर? जब भी आप स्विमिंग करते हो तो आपको बहुत लाइट फील होता है। हैव यू एवर ड्रोन वाटर फ्रॉम वेल एंड फेल्ट दैट द बकेट ऑफ वाटर इज हैवियर व्हेन इट इज आउट ऑफ द वाटर? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ शिप मेड ऑफ आयरन एंड स्टील does not sink in sea water, but while the same amount of iron and steel in the form of sheet or wood sink? तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो शिप्स होती हैं वो पानी के ऊपर चलती हैं, लेकिन अगर हम कोई चीज उसी वेट की अगर हम पानी में डालते हैं तो वो सिंक कर जाती है। सो दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय टेकिंग बुयांसी इन कंसिडरेशन। सो हम बुयांसी को समझेंगे। सो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, जो भी फोर्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ की वजह से होता है, एक्ट होता है बॉटल के ऊपर जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन के ऊपर हो रहा है। सो द बॉटल इज पुल्ड डाउनवर्ड्स, लेकिन वाटर जो है एक फोर्स एक्सर्ट करता है जो कि अपवर्ड फोर्स होता है बोतल के ऊपर, thus the bottle is pushed upwards. We have learned that weight of an object is a force due to gravitational attraction of the earth. When the bottle is immersed, upward force exert होगा by the water on the bottle is greater than its weight. So therefore वो उसको rise up करने की कोशिश करेगा जब वो release हो जाएगा. So to keep the bottle completely immersed, upward force on the bottle due to water must be, उसको बैलेंस पोजीशन में हमें रखना होगा, और वो अचीव तभी होगा जब एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स डाउनवर्ड पोजीशन में एक्ट करेंगी। सो वो इक्वल होना चाहिए अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स। सो अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट हुआ बाय द वाटर ऑन द बॉटल, उसको हम अप थ्रस्ट कहेंगे या बियॉन्ड फोर्स कहेंगे। Or in fact all objects experience a force of buoyancy where they are immersed in a fluid. So the magnitude of this buoyant force depends on the density of the fluid पे depend करता है। So why objects float or sink? जब हम उसको surface of water पे place करते हैं। So nail sinks, force due to the gravitational attraction of the earth on the iron nail pulls it downward. So ये upthrust हुआ water का nail के ऊपर which pushes it upwards. But downward force act greater than the upthrust of the water on the nail, तो इसीलिए वो सिंक कर जाती है। हमने नेल को इसमें डाला, बाद में वो कहाँ चली जाती है, नीचे चली जाती है। तो आयरन नेल sinks and a cork floats when placed on the surface of the water. तो यहाँ पे cork दिख रहा है आपको, cork क्या कर रहा है, float कर रहा है, पानी के ऊपर float कर रहा है।
सो द कॉर्क फ्लोट्स वाइल द नेल सिंक्स. दिस हैपेंस क्योंकि उनके बीच में जो डिफरेंस है उनकी डेंसिटीज का डिफरेंस है. डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो डेंसिटी कॉर्क की कम है देन द डेंसिटी ऑफ वाटर. सो इसकी वजह से अब थ्रस्ट ऑफ वाटर कॉर्क का ज्यादा लग रहा है देन द वेट ऑफ द कॉर्क, तो इसीलिए वो फ्लोट कर रही है. लेकिन आयरन नेल की डेंसिटी पानी से ज्यादा है, इसीलिए जो सिंक कर रही है नील. सो देयरफॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ लिक्विड फ्लोट ऑन द लिक्विड. जिसकी डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करता है और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो सिंक कर जाता है. सिंपल इज दैट. नेक्स्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझते हैं. जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर्स में दिख रहा है, एक में है ऑब्जर्व द एलोंगेशन ऑफ रबर स्ट्रिंग ड्यू टू द वेट ऑफ द पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम इट इन एयर. सेकेंड है द एलोंगेशन डिक्रीजेज एज द स्टोन इज इमर्स्ड इन वाटर. सो ऐसा क्या हो रहा है? यू विल फाइंड दैट द एलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑफ द बैलेंस डिक्रीजेज एज द स्टोन इज ग्रेजुअली लोवर्ड इन द वाटर. However, no further change is observed once the stone gets fully immersed in the water. What do you infer from the decrease in the extension of the string or the reading of the spring balance? So हमें पता है elongation जब भी प्रोड्यूस होता है स्ट्रिंग के अंदर या स्प्रिंग बैलेंस के अंदर, वो किस वजह से होता है? उसके वेट ऑफ स्टोन की वजह से होता है. So since the extension decrease, एक्सटेंशन कम हो जाएगा तो स्टोन जो है वो लोअर हो जाएगा बैक वाटर के अंदर. सो इट मीन्स कि जो फोर्स है वो एक्ट हो रहा है ऑन द स्टोन इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो इसी वजह से एज अ रिजल्ट नेट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग डिक्रीज हो जाएगा और इलोंगेशन भी डिक्रीज हो जाएगा. एज डिस्कस्ड अर्लियर, अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट होता है वाटर से, जिसको हम फोर्स ऑफ बियॉन्सी या बियॉन्ड फोर्स कहते हैं. अब मैग्नीट्यूड क्या है बियॉन्ड फोर्स का जो कि बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है? इज इट ऑल सेम इन द ऑल फ्लूइड्स फॉर अ गिवन बॉडी? जो सारी बॉडीज हैं इन अ गिवन फ्लूइड एक्सपीरियंस सेम बियॉन्ड फोर्स. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कंटेन्ड इन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि नीचे स्टेटेड है. जब भी एक बॉडी इमर्स्ड होगी फुली या पार्शियली किसी भी फ्लूइड के अंदर, वो एक अपवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी जो कि उसके वेट ऑफ द फ्लूइड के इक्वल होगी, जो कि डिस्प्लेस्ड हो रहा है. नाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाई अ फर्दर डिक्रीज इन द एलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग वाज नॉट ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 9.7 एज द स्टोन वाज फुली इमर्स्ड इन वाटर? अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल की कुछ एप्लीकेशंस हैं. वो क्या कहता है कि डिजाइनिंग शिप्स में यूज होता है, सबमरीन्स में यूज होता है, लैक्टोमीटर्स जो कि डिटरमाइन करते हैं प्योरिटी ऑफ सैंपल ऑफ मिल्क, एंड हाइड्रोमीटर्स यूज फॉर डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स. ये सारी चीजें किस पे बेस्ड है? इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है. अब जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की हमारे पास एक्टिविटी है उसको देख लेते हैं. आपको क्या करना है? एक पीस ऑफ स्टोन को लेना है और उसको एक रबर स्ट्रिंग या स्प्रिंग बैलेंस से बांध देना है, टाई कर देना है. उसको सस्पेंड करना है बाय होल्डिंग द बैलेंस ऑफ द स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर 9.6a. फर्स्ट वाली पोजीशन आपको कर लेनी है. अब नोट द एलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस ड्यू टू द वेट ऑफ द स्टोन. आपने उसकी इलोंगेशन देखनी है कि इतना वो इलोंगेट हो रहा है. नाउ उसको स्लोली डिप करना है उस स्टोन को वाटर के अंदर. किसी भी कंटेनर के अंदर आपको वाटर लेना है, उसको डिप करना है, जैसे कि सेकंड सिचुएशन में आपको दिखाया गया है. जैसे ऐसे आपने फर्स्ट में तो एलोंगेशन करा, सेकंड में आपने उसको पानी की कंटेनर के अंदर डिप करना शुरू कर दिया धीरे धीरे. तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू एलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑन द बैलेंस. तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जब आप उसको पानी में डिप करते हो तो पानी से एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, अपवर्ड फोर्स लगता है. सो यही चीज हमने पढ़नी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पानी में रखते हैं तो वो अपवर्ड फोर्स को क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है. सो यही चीज हमने इसमें समझनी है. यही आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल है. सो यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल की डेफिनेशन है कि जब भी आप किसी भी बॉडी को इमर्स करते हो, इमर्स मतलब डिप करते हो या उसको पानी की कंटेनर के अंदर डालते हो, तो वो फुली या पार्शली, या तो फुली होगा या पार्शली होगा. मींस जैसे आपके पास कंटेनर है, आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को इसमें पार्शली प्लेस किया हुआ है और सेकंड सिचुएशन में आपने उसको फुली प्लेस किया हुआ है. सो ये आपकी पार्शली स्टेट है और ये आपकी फुली स्टेट है.
दोनों स्टेट्स के अंदर क्या होगा, वो एक अपवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, अपवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा जो कि उसके वेट ऑफ द फ्लूइड के इक्वल होगा, उसी के हिसाब से उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट शो होगी। सो यही हमारा आर्किमेडिस प्रिंसिपल है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो, और इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर more such related content. Thank you.